हेलो बच्चों, मेरा नाम फैजल रजाक है और मैं आ गया हूं आपके अपने चैनल माई क्लासरूम पे। और बच्चों, आज मैं एक ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये इतनी कॉमन चीज है जो जनरली बच्चे करते रहते हैं और जब फाइनली एग्जाम का रिजल्ट आता है तब उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो ऐसी कमियां थी जो हमारी तैयारी में हमसे रह गई। कुछ ऐसी कमियां थी जो हम अपनी तैयारी में हम देख ही नहीं पाए और हमें पता भी नहीं चला कि वो ऐसी कमियां हो गई जिसकी वजह से रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। वो कुछ कॉमन गलतियां, वो कुछ ऐसी मामूली गलतियां जो हम अपनी पूरी कोर्स के दौरान करते रहते हैं और हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो ओवरऑल ठीक ही कर रहे हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो रही है। लेकिन जब फाइनली हम सोचते हैं रिजल्ट आने के बाद कि यार ये रिजल्ट और बेहतर हो सकता था, ऐसा क्या क्या हो गया, ऐसा क्या गलतियां हो गई जिसकी वजह से रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया। तो मैं आज आपके सामने वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो जनरली बच्चा जेई की तैयारी में या नीट की तैयारी में करता है लेकिन उसको पता नहीं रहता। वो अल्टीमेटली, और ये वो कुछ ऐसे कॉमन सवाल भी हैं जो आपके दिल में भी आते हैं, जो हम लोगों ने एज ए टीचर ऑब्जर्व किए हैं। जो बच्चे इस तरह की कमियां कर रहे हैं, जो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, हमें एहसास है कि जो रिजल्ट वो ला सकते हैं, जितनी कैपेसिटी उनके अंदर है, वो रिजल्ट उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली नहीं मिलता, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसका एहसास उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो मैं उन कुछ कॉमन गलतियों के बारे में आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें जो सबसे कॉमन गलती है वो ये। हम जनरली सोचते ही हैं कि जो क्लास में हमें कराया गया है, हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, हम किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा हो, हमें कोई भी टीचर पढ़ाता हो, वो शिद्दत से, बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहा है, वो अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी लैंग्वेज जब आपको डिलीवर करता है तो आप वो नोट्स बनाकर उसकी लैंग्वेज लिखकर घर जाते हैं। अब जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है वो क्या है? सर, हम आपके नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ने के बाद हम सवाल लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सर वो सवाल जो आपकी लैंग्वेज से मैच करते हैं वो तो हमें समझ में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपकी लैंग्वेज से मैच नहीं करते, उनको सोचने में, उनको समझने में हमें टाइम लगता है। यार, हर टीचर अपनी कोशिश करता है, हर टीचर अपने हिसाब से बच्चे को समझाता है, लेकिन यार जब तक घर जाकर हम अपना डेटाबेस स्ट्रांग नहीं करेंगे, हम अपना नॉलेज फैक्टर इंक्रीज नहीं करेंगे, उससे पहले सवाल लगाना, यह तो ऐसा हो गया कि भाई साहब आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जब आपको कोई लेक्चर दिया जाए, उस लेक्चर को आप घर में जाके पढ़ें, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक उठाएं। सपोज आपने एक एनसीईआरटी की बुक उठाई, जो टीचर ने पढ़ाया उसको आपने एनसीईआरटी से अपना एक डेटाबेस स्ट्रांग किया, उस लैंग्वेज को भी पढ़ा जो किताबी लैंग्वेज होती है, उस किताबी लैंग्वेज को आपने अपने टीचर की लैंग्वेज के साथ मर्ज किया, अपना एक नॉलेज फैक्टर इंक्रीज किया। कुछ जगहों से स्टडी करने के बाद, कुछ लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद आपने अपना एक नॉलेज बैंक तैयार किया उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आपने सवाल लगाना स्टार्ट किया। तब आप ये देखेंगे कि जो एक्चुअली आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट पहले वाले आउटपुट से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए सबसे पहली बात तो यही है कि सिर्फ टीचर के लेक्चर्स को अटेंड करके सवालों की प्रैक्टिस करना यह बहुत ज्यादा समझदारी नहीं मानी जाती। सबसे अच्छा तरीका है टीचर्स के लेक्चर अटेंड किए जाएं, बहुत ध्यान से लेक्चर अटेंड किए जाएं। जो भी वो लिख रहा है वो तो लिखा ही जाए, साथ में जो वो बोल रहा है उसको भी अपनी लैंग्वेज में लिखा जाए, क्योंकि नोट्स जब तक आपके अपने नहीं होंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। उन नोट्स को लेके जब आप घर जाएंगे, घर जाने के बाद आप अपना रेफरेंस बुक उठाएंगे। वो रेफरेंस बुक आपके कोचिंग का मटेरियल हो सकता है, वो रेफरेंस बुक एनसीईआरटी हो सकती है। आप रेफरेंस बुक से उस लेक्चर को आप समराइज करिए, उस लेक्चर को अटेंड करिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, और उस तमाम चीजों को जो आपकी रेफरेंस बुक है उससे अपना एक नॉलेज बैंक तैयार करिए और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे कि आपको कई गुना फायदा देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं कि आज से लेक्चर्स के साथ साथ अपना भी नॉलेज बैंक, अपना भी नॉलेज फैक्टर इंक्रीज करेंगे, अपना डेटाबेस बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज में चीजों को समझेंगे और उसके बाद सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है सर, दूसरी दिक्कत क्या आती है? ये गलती तो हमसे हो रही थी, चलिए एक और गलती की बात करते हैं। दूसरी गलती क्या है? दूसरी एक बहुत कॉमन सी गलती, और ये बहुत ही कॉमन। जनरली होता क्या है कि जब हम अपने पीरियोडिक टेस्ट देते हैं, हम अपने यूनिट टेस्ट देते हैं, हमारे जो भी दुनिया भर के वीकली टेस्ट या 15 दिन में जो भी टेस्ट हो रहा है, इन टेस्ट को देने के बाद सर हमें पता चलता है कि हमसे 2 सवाल गलत हो गए, हमसे 8 सवाल गलत हो गए, हमसे 20 सवाल गलत हो गए। चलिए ठीक है, तो गलत होने के बाद क्या हुआ? ये तो इतने सारे टेस्ट होंगे, इनमें गलतियां तो होंगी, बल्कि अच्छा है कि इनमें गलतियां हो। उस एग्जाम से पहले जो सबसे मेन एग्जाम है, जो जेई का एग्जाम होगा या फिर नीट का एग्जाम होगा, उसमें गलती हो, वो उससे ज्यादा अच्छा है कि सारी गलतियां भी हो जाएं।
सर इससे फायदा क्या होगा अगर हम अभी गलतियां कर रहे हैं? इससे फायदा यह है, देखो एक तो गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर गलती हो रही है तो फिर हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जो सवाल मुझसे गलत हुए वो सवाल मैं रेगुलर बेसिस पर उनका एक अलग से शीट बनाऊं और उन सवालों को अलग से एक शीट में लिखूं और रेगुलर बेसिस पर उस शीट को ऑब्जर्व करूं, उस शीट को देखूं। महीने बाद, एक महीने बाद या 15 दिन बाद आप उस शीट को उठाएं और उसमें से जो जो सवाल आपसे किसी भी टॉपिक के गलत हुए हैं, आप उस टॉपिक को एक बार दोबारा रिवाइज करें, उन सवालों को एक बार दोबारा करके देखें, ताकि एक बार जो गलती हो गई वो गलती दोबारा ना हो। सोचिए अगर हर एग्जाम में जो हर 15 दिन में एक पेपर हो रहा है, हर हफ्ते एक पेपर हो रहा है, अगर सोचिए एक बच्चा रेगुलर बेसिस पर अपनी सारी एरर्स को समझता जा रहा है, अपनी सारी एरर्स को रेक्टिफाई करता जा रहा है, आप सोचिए जब वो फाइनली नीट का पेपर या जेई का पेपर देने जाएगा तो वो कितना रिफाइन होकर जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि वो तमाम गलतियां जो मैंने की थी वो अच्छी तरह से सीख चुका हूं, कम से कम अपने इस जेई के पेपर में वो गलती तो नहीं करके आऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने टेस्ट के बाद, इतनी गलतियां करने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद जब आप जेई या नीट का पेपर देंगे तो आपका जो एरर फैक्टर होगा वो इतना कम हो चुका होगा कि जितना स्कोर आपको करना चाहिए आप बड़ी आसानी से उतना स्कोर कर पाएंगे। इसलिए दूसरा जो मेन फैक्टर है, इसका भी ध्यान रखेंगे। जो भी टेस्ट हो रहे हैं, उन टेस्ट होने के बाद जो उनमें गलतियां हो रही हैं उनको कहीं लिखा जाए, उनको सीखा जाए, उनको आपस में डिस्कस किया जाए, उनको टीचर्स के साथ डिस्कस किया जाए और उसके बाद उन गलतियों को दोबारा न करने का कोशिश किया जाए। तीसरा फैक्टर जो हमें फिर से इंपॉर्टेंट लगता है और वो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप समझिए मेरी मान लीजिए मेरी बातों से तुम में से कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुए, सपोज, ठीक। अब हुआ क्या सर, आज हम आपकी बात सुन रहे हैं या हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, हमारे पेरेंट्स ने हमें मोटिवेट किया, हमारे दोस्तों ने हमें मोटिवेट किया, हमारे भाई बहन ने हमें मोटिवेट किया, हमारे टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया, सर हम बहुत मोटिवेटेड है सर, आज से जान लगा देंगे सर, आज बैंड बजा देंगे सर। लेकिन होता क्या है सर, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, सर उसके बाद सर जोश, हमारी हवा निकल जाती है सर। हमें बार बार ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, एक टाइम तो ऐसा आता है सर हमारी हवा निकल जाती है, बैंड बज जाती है सर, अब इतनी मेहनत हमसे नहीं हो पाती है, बहुत जल्दी हमारे दिमाग में बात दोबारा आने लगती। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और दिमाग, जिसको आप इंटेलिजेंस कहते हैं, इन तीनों में जो सबसे बड़ा रोल है वो दिमाग का होता है। मेरा मानना है इन तीनों में जो सबसे कम रोल है वो दिमाग का है। उसका रीजन, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो हो चुका है, ऊपर वाले ने जिसको जितना दिमाग देना है वो दे चुका है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अब जो बच्चे हो रहे हैं या जो तुम जिस एज में तुम लोग हो वो सब ऑलमोस्ट सेम आईक्यू लेवल के बच्चे हैं, ऑलमोस्ट उनका दिमाग सेम चलता है। बस फर्क इतना है सर, हमारा दिमाग पढ़ाई की जगह सर इस जगह चलता है और एक बच्चे का दिमाग उस जगह की जगह उस जगह चलता है। आप मुझसे सर दुनिया भर की गाड़ियों के बारे में बात कर लीजिए, मोबाइल फोन्स के बारे में बात कर लीजिए, सर इंटरनेट के बारे में बात कर लीजिए, किसी ऐसी चीज के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लीजिए, सर पढ़ाई की बात मत करिए सर, वहां दिमाग नहीं चलता। इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा दिमाग नहीं, सर दिमाग मेरा बहुत, दिमाग मेरा उस बंदे से ज्यादा है, लेकिन दिक्कत क्या है सर, वो दिमाग वाला फैक्टर जो है ना उधर नहीं लगता। इसका मतलब ये हुआ दिमाग का तो कोई फैक्टर ही नहीं है सर, दिमाग का कोई फैक्टर नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा दिमाग कम है, आपका दिमाग अच्छा है? सवाल ही नहीं उठता सर। मुझसे इस टॉपिक पे डिस्कस करके दिखाइए, मैं अभी आपको बताऊंगा आप कहां एग्जिस्ट करते हैं सर। मुझे तो इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज। चलिए ठीक है, यानी दिमाग वाला फैक्टर तो सर कॉमन है, ये तो ऊपर वाले ने जो दे दिया वो दे दिया, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा आता है हार्ड वर्क। कुछ लोग कहते हैं सर हार्ड वर्क भी एक ऐसा फैक्टर है जो बिल्कुल लोगों को सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकता है। मेरा मानना यह है, मैं मना नहीं करता, अगर आप मेहनती हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन मेरा इसमें एक चीज और मानना है, वो क्या है? 24 घंटे में जान भी लगा दोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 14 घंटे 15 घंटे पढ़ सकते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते होंगे। सो दैट मींस हार्ड वर्क की भी सर एक लिमिट है सर, उससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। यानी दिमाग की भी एक लिमिट है, जो ऊपर वाले ने दे दिया वो दे दिया। हार्ड वर्क की भी एक लिमिट है सर, जितना कर सकता हूं कर लिया, इससे ज्यादा जान नहीं दे सकता मैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो बचा क्या सर? सिर्फ एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको सबसे कम इंपॉर्टेंस मिलती है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। सर एक बच्चा 15 घंटे आज पढ़ सकता है सर, एक बच्चा 15 घंटे कल भी पढ़ सकता है सर, वो 1 हफ्ता पढ़ सकता है, 1 महीना पढ़ सकता है सर, 2 साल पढ़ के दिखाए, 1 साल पढ़ के दिखाए सर, तब हम मानेंगे।
ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अपने अंदर इस चीज का जज्बा पैदा करो कि भाई साहब देखिए ऐसा है, हम कंसिस्टेंट हैं। आप 15 घंटे पढ़ते हैं, हमसे 15 घंटे पढ़ाई नहीं होती। हम सर 8 घंटे पढ़ने वाले आदमी हैं, लेकिन हम 8 घंटे रेगुलरली पढ़ते हैं सर। हम हार्ड वर्क को भी पीछे छोड़ेंगे, हम दिमाग को भी पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि वो हार्ड वर्क और वो दिमाग सर कहीं ना कहीं जाकर थकेगा, कहीं ना कहीं जाके पस्त हो जाएगा। लेकिन हम सर रेगुलरली अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करते हैं सर, हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। यानी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा रोल कंसिस्टेंसी का है, फिर शायद हार्ड वर्क का है, और बिल्कुल खराब रोल दिमाग का है, क्योंकि यह रोल है ही नहीं सर। दिमाग के बारे में कोई बात मत करिए सर, हमारा दिमाग भी बहुत तेज है, हम किसी और जगह चल जाते हैं, वो कोई और किसी जगह चल जाता है, बस इतना फर्क। इसलिए बच्चों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी अगर पढ़ाई में नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कुछ कर लीजिए, चाहे आपको ऊपर वाले ने वरदान देके भेजा हो, उससे कुछ नहीं होगा। रिजल्ट हाथ में तभी आएगा जब कंसिस्टेंट होगे अपने रेगुलर स्टडीज में। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ये मेरा शेड्यूल है और इसी शेड्यूल में पढ़ाई करता हूं, ये 8 घंटे आज के पूरे, नेक्स्ट डे बाकायदा फ्रेश उठूंगा, फिर से 8 घंटे पूरे। यानी रेगुलर बेसिस पर अगर मैं इस तरह से पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो जो कॉमन गलती बच्चे के दिमाग में रहती है, सर आज दिल कर रहा था तो पढ़ लिया, कल दिल नहीं कर रहा था तो नहीं पढ़ा। अरे भाई कभी कभार चलता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है सर, हम इतने इनकंसिस्टेंट थोड़ी ना हो सकते हैं कि हम हफ्ते में एक बार मूड करता है तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना 1-2 घंटे अपना निकलते रहते हैं ना। इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। चाहे आप जितने हार्ड वर्क कर लें, चाहे आप जितना दिमाग लगा लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस, इन फैक्टर के ऊपर है कंसिस्टेंसी। जो बच्चा दिमाग लेके आया है थोड़ा सा, जो बच्चा हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, अगर उसने अपने उसके ऊपर एक कंसिस्टेंसी की टोपी पहना दी तो आप समझ लीजिए जितनी बकवास है सब उस टोपी में से बह के निकल जाएगी। सारा जो खराब रिजल्ट आना था या जो भी कुछ आना था वो सब खत्म हो जाएगा। सीधे सीधे आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिलने जा रहा है। इसलिए कंसिस्टेंसी को आप बिल्कुल अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, और जो बहुत सारे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। इसलिए मेरा मानना है, देखो हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि सर कंसिस्टेंट कैसे रहें, हम इस बारे में भी सोच सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह कि अगर रहोगे तो फायदा मिलेगा। हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पर अपनी पढ़ाई का टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई आज के दिन का ये टाइम है मेरा, इतना टाइम तो मुझे पढ़ाई में देना ही है, और ये आज की बात नहीं है, ये हर दिन की कहानी है, मैं हर दिन ये काम करके दिखाऊं। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज के जमाने में सर आप समझ नहीं रहे बात को, इतनी सारी घड़ियां निकलती हैं, इतने नए नए मोबाइल आ जाते हैं, कभी एप्पल का i5 आया तो कभी 7 आया तो कभी 9, 10, 11, 12, 13, 14 चल रहा है। सर हमें सब पता करना है सर, आप समझ नहीं रहे हम बिना इसके जाने कैसे जिएंगे। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो सर, वो BMW की नई गाड़ी आई सर, वो मर्सिडीज ने नई गाड़ी निकाली सर, वो एक नया लॉन्च आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक वो आ रहा है। अरे किस चक्कर में पड़े हो, एक बार IIT निकाल के देखो, एक बार नीट में सिलेक्शन करके देखो, उसके बाद ये सारी चीजें तुम्हारे हाथ में आएंगी। 4 साल मेहनत करो, वहां 4 साल जाके पढ़ाई कर लो, उसके बाद सब कुछ तुम्हारे पैरों पे पड़ा होगा, सब कुछ तुम्हारे पैरों पे पड़ा होगा। इसलिए आज कम से कम इस मोबाइल को पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन इज नॉट पढ़ाई। पढ़ाई के लिए जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं चलेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस अगर हैं, आप मूवी देख रहे हैं या आप उसमें सॉन्ग सुन रहे हैं या आप कुछ और इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको अपना फ्रेंड सर्किल बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ उन लोगों से ही बात की जाए जो पॉजिटिव लोग हैं। अगर वो नेगेटिव लोग हैं जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरते हैं, याद करो मैंने एक बार बताया भी था, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा एक मिलेगा जो कहेगा अबे करता क्यों नहीं है, तुझी से तो होगा, अगर तुझसे भी ना हुआ तो किसी से नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चुनिंदा लोगों से जिससे आपको एनर्जी मिलती है, उनके चारों तरफ घूमिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए, मोबाइल का यूज सिर्फ पढ़ाई के लिए करिए, टीवी अवॉइड करिए। यार ये कुछ दिनों की तो बात है, कुछ दिनों बाद जो दिल करे वो कर लेना, लेकिन कुछ दिनों के लिए अपना मन मार के इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रैक्शन साथ में रहे तो ऊपर की एक भी चीज तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा मानना यह है कि डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से बाहर निकालिए। जिस चीज से डिस्ट्रैक्शन है, जिस भी चीज से डिस्ट्रैक्शन है, आप उसको बाहर निकालिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट लगता है। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट, बच्चे कहते हैं सर हमने ये भी करने की कोशिश की, हमने वो वाला भी निकाल लिया सर, ये वाला मटेरियल ले लेते हैं सर, वो कर देते हैं, ये दुकान वो दुकान, इस दुकान का मटेरियल सर, इस जगह का, इस इंस्टीट्यूट का मटेरियल सर इंटरनेट से डाउनलोड कर डालेंगे। किस चक्कर में पड़े हो? एक किताब
सिर्फ एक किताब जो बच्चा पूरी कर लेगा वो जेई के अंदर 1000 के अंदर रैंक ला सकता है। इस 10 तरह के मटेरियल करने की आपको जरूरत नहीं। आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा आप अननेसेसरी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। आप किसी एक किताब के पीछे पढ़िए, चाहे वो कैसी भी किताब हो, चाहे वो आपके इंस्टीट्यूट का अपना मटेरियल क्यों ना हो। आप उस इंस्टीट्यूट के अपने मटेरियल को अगर सिर्फ पढ़ाई दिल लगा के पढ़ाई करते हैं और उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, 1000 के अंदर आईटी के अंदर रैंक लाने में कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई डाउट नहीं। आप बेकार में उसको भी छोड़ देते हैं और साथ में दूसरी किताबें उठाते हैं, उसको भी पूरा नहीं करते हैं, फिर तीसरी किताब उठाते हैं, उसको भी पूरा नहीं करते हैं। अल्टीमेटली मिलता कुछ नहीं है और आपको बाद में पता चलता है कि ना तो ये कर पाए ना ये कर पाए, हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए अवॉइड करो 10 तरह के मटेरियल्स को सॉल्व करना, किसी एक मटेरियल पे फोकस करो और उसको पूरा खत्म करो। आप देखेंगे रिजल्ट में इतना इंप्रूवमेंट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट जो डिस्ट्रैक्शन लगता है वो आता है, ये भी एक कॉमन सा डिस्ट्रैक्शन, कॉमन सा एरर लगता है जो बच्चे अपनी लाइफ में करते हैं, अपनी इस पढ़ाई के दौरान करते हैं, और वो एनसीईआरटी को समझते हैं। अरे यार क्या एनसीईआरटी सर है, आपने जो बता दिया सर, कहां एनसीईआरटी, बिल्कुल गलत कहते हो। मैं अपने हर लेक्चर में बच्चों को सिर्फ एक बात बोलता हूं, किताब एनसीईआरटी एक ग्रंथ है, वो जैसे गीता है समझ लीजिए आप, बच्चों के लिए वो गीता है, वो साथ में रखा है बस। सर वो साथ में रहता है तो ही बस दिल खुश रहता है। आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, आप एक बार एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग लगा लीजिए, ताकि कम से कम आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिले कि भाई साहब ऐसा है। मेंस लेवल के सवाल कम से कम नहीं तो 40% आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। नीट लेवल के सवाल आपको कम से कम नहीं तो 50, 60, 70%, बायो में तो बहुत ज्यादा होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कम से कम 50%, 60% सवाल आपको सीधे एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। सोचिए, सीधे मार्क्स, वो मार्क्स आपके सीधे हाथ में है। बच्चे को बता दिया गया है कि भाई ऐसा ये किताब ले लीजिए और इस किताब से हम आपसे 30%, 40% सवाल आईआईटी के पेपर में पूछ लेंगे। आप कहेंगे यार ये तो यार अच्छी बात। अब सोचो कोई बेवकूफ अगर इतना भी ना फायदा उठाए, घबराता रहेगा पेपर कैसा आएगा, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। अरे 50% नंबर तो तुम्हारे हाथ में है। इतनी सी किताब, कितनी मोटी किताब होती है सर, केमिस्ट्री की एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये। सर ये इतनी मोटी किताब है, साल भर पढ़ने के लिए बोला गया था, साल भर में केमिस्ट्री की इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ पाओगे? कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो? अगर ये चीजें फॉलो की गई हैं तो इन चीजों को फॉलो करके आप कैसे नहीं कर सकते, मैं मान ही नहीं सकता। इसलिए एनसीईआरटी को तो एक ग्रंथ समझ के अपने बगल में रखना है। हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद एक एक लाइन 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। अरे सर एक रात निपटा देंगे, एक चैप्टर खत्म कर देंगे, बात खत्म। कम से कम अंदर से यह खुशी रहेगी कि चलो यार कम से कम अब इससे आने वाले सवालों में गलती नहीं होगी। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना। और जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है हमारी टाइम बाउंड प्रैक्टिस। सर सब कुछ ठीक है, हम ऊपर की सारी बातों को फॉलो कर लेंगे, लेकिन सर जब हम सवाल करना शुरू करते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि पेपर छूट जाता है। सर कई बार ऐसा लगता है फिजिक्स पकड़ी तो केमिस्ट्री निकल गई, सर केमिस्ट्री पकड़ी तो बायो निकल गई, बायो करी तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों निकल गई। सर यहां तो बैंड बजी रहती है। सर मैथ्स में लग गए, मैथ्स वाले ने दूसरा सवाल सर बम फोड़ दिया, पेपर में दूसरा सवाल सर बम फोड़ दिया। सर ने इतना अच्छा पढ़ाया था, हम कैसे छोड़ सकते थे? सर लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी का सवाल था, सर ने बैंड बजा रखी थी, सर हमें लगा हम करके छोड़ेंगे। लगे रहे, पता चला फिजिक्स भी छूटी, केमिस्ट्री भी छूटी, सर मैथ्स में भी उस दूसरे सवाल ने हमारी बैंड बजा दी। क्या फायदा हुआ? इतनी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम्हें टाइम बाउंड स्टडी की आदत ही नहीं। तुम्हारा दिल घबराता नहीं है जब सवाल में वक्त गुजरता। जब तक वो घबराहट आदत में ना बदल जाए तब तक कोई फायदा नहीं। और आदत क्या? एग्जाम में आदत बनाओगे अपनी। सर आईआईटी के पेपर में हम अपनी हैबिट बनाने जा रहे हैं कि हम घबराते कितना है, हम सवाल को देख के कितना घबराते हैं, हम सवाल करते वक्त जब टाइम गुजरता है तो कितना घबराते हैं। हम ये आदत आईआईटी के पेपर के दिन बनाएंगे, हम नीट के पेपर के दिन बनाएंगे। अजीब बेवकूफ आदमी हो। अरे तुम्हारे इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, ये हैबिट इन टेस्ट से क्यों नहीं बनाते हो? तुम्हारी इतनी सारी घर में स्टडी आवर्स हैं, तुम जब घर में प्रैक्टिस करते हो तो तुम इस चीज को प्रैक्टिस में क्यों नहीं लेके आते? आप टारगेट बना लीजिए कि भाई साहब देखिए ऐसा है, आज मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल करने। मैंने टारगेट बना रखा है कि भाई साहब ये मेरे सामने 50 सवाल, मैंने टारगेट बना लिया। सर कुछ हमें ऐसा लगता है इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं, तो 50 सवालों का मेरे हिसाब से मैंने 1.5 घंटे का टारगेट सेट कर दिया है। सर ये घड़ी है, ये 1.5 घंटे का अलार्म लगा दिया। अब मैं उन 50 सवालों को, मैं ये नहीं कहता कि आप 1.5 घंटे में वो कर लें, लेकिन कम से कम हर सवाल करते वक्त इस चीज का एहसास तो होगा कि यार कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो इस सवाल में, इतना टाइम छोड़ो इस सवाल को, आगे बढ़ते हैं। ताकि आपके अंदर इस चीज की हैबिट बने कि अगर कोई सवाल उलझाने के लिए आईआईटी के पेपर में या नीट के पेपर में डाला गया है तो आप उसको जल्दी रिकॉग्नाइज कर लें और आप उस सवाल से बाहर निकल लाएं। क्योंकि अगर वो सवाल सही भी हो गया
तो आपके पीछे के वो 4 सवाल गलत होंगे जो लल्लू सवाल आए थे, जो बेकार सवाल आए थे, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और सोचिए अगर वो सवाल करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद भी ना हुआ, तब क्या होगा? तब तो सर वो सवाल तो छूटे ही छूटे और सारा का सारा कॉन्फिडेंस बर्बाद हो गया। इसलिए अगर रेगुलर बेसिस पर आप इस प्रैक्टिस पे रहेंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि किस सवाल में कितना टाइम देना है, ये हैबिट में आ जाएगा। सवाल को देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा, यार ये इस तरह का किया हुआ है, इसमें इतना टाइम लग रहा है, मुझे सही, मेरा टाइम सही चल रहा है। लेकिन जब आपको लगने लगे यार ये तो टाइम ज्यादा आ रहा है, ये तो वही वाली गलती हो रही है जो उस दिन की थी, बस आप उस सवाल से बाहर आइए और अगले सवाल पे लग जाइए। जब तक आप प्रैक्टिस टाइम बाउंड नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में आपके लिए एक्सपेरिमेंट ही होगा। जो बच्चा उस एक्सपेरिमेंट में पास हो गया ऊपर वाले की देन है, अदरवाइज तो ज्यादातर बच्चे लटक जाते हैं क्योंकि उनको बाद में पता चलता है सर यहीं पे लगे रह गए थे, सर ये छूट गया, सर वो छूट गया, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये तो हमें आता था, ये हम कर सकते थे, ये घर में किया था तो हो गया था, यहां कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सर हमारी आदत ही नहीं है, हमारा टेम्परामेंट ही नहीं है। कैसे बनाओगे टेम्परामेंट? कैसे बनेगा टेम्परामेंट? कोई नीट का पेपर कोई मॉक तो लेता नहीं है, या आईआईटी का पेपर कोई मॉक तो लेगा नहीं कि भाई ऐसा है आईआईटी का ऑल इंडिया लेवल पर एक मॉक ले लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं। तो कैसे बनेगी आदत? आदत बनेगी हमारे रेगुलर टेस्ट में, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हो रहे हैं। सर रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं, साथ ही साथ हम रेगुलर बेसिस पे सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। उस प्रैक्टिस को भी टाइम बाउंड करेंगे सर। एक ऐसा एम्बियंस बनाएंगे, एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो उस प्रेशर में, जिस प्रेशर में आईआईटी और नीट के टाइम पर हम रहते हैं, उसी प्रेशर में सर आईआईटी की तैयारी करेंगे, उसी प्रेशर में सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अगर वो प्रेशर तुम्हें बर्दाश्त करने की आदत हो गई तो सर उस दिन बेटा तुम्हें इतना सुकून मिलेगा और मेरी ये बातें तुम्हें याद आएंगी कि हमें तो कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। हां सर घबराहट तो है, क्योंकि घबराहट तो नॉर्मल है, जो घबरा नहीं रहा है वो तो नॉर्मल ही नहीं है सर। घबराहट तो है, लेकिन ये नहीं है कि सर हम किसी सवाल में उलझ ना जाएं, हम कहीं टाइम ना बर्बाद कर दें। हम बहुत क्लियर है सर, सवालों की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि सवाल की शक्ल देख के समझ में आए ना आए कि ये होगा कि नहीं, लेकिन ये समझ में आ जाता है ये टाइम बर्बाद करने के लिए दिया गया है, ये सवाल टाइम बर्बाद करके छोड़ेगा, इसको अवॉइड करो। इतनी हैबिट तो हमारी बन चुकी, इसलिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी। और इन सब के ऊपर जो मेरा मानना है, ये मेरा मानना है, इन सब के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा हूं तो आप समझ लीजिए ये सब बेकार है, इसमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप सोचिए आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, ठीक, मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, आप सोचिए, मान लीजिए मैं तो कहता हूं सिंपल बुखार हो गया। आप जानते हैं सर जब बुखार होता है तो 3-4 दिन तो वो निपटा देता है, और सर अगले का 1 हफ्ता रिकवरी में निकल जाता है। सर मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ये 10-15 दिन का लॉस, क्लासेस का लॉस, प्रैक्टिस का लॉस, सर ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप कोशिश करें अपने आप को जितना ज्यादा घर का खाना खाएं, जितना ज्यादा हो सके जंक फूड को अवॉइड करें, जितना ज्यादा हो सके फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं, जिससे आप फ्रेश रहें। जितनी ज्यादा ये हैबिट बनाओगे उतना ज्यादा सुकून में रहोगे, तुम्हारा माइंड उतनी ही एफिशिएंसी से काम करेगा और तब ये सारी चीजें तुम फॉलो भी कर पाओगे। इसलिए जो बच्चा ये सोचता है कि सर ये क्या बात होती है, सर हमें तो चलता है, सर हम तो सब करते हैं, आप समझ नहीं रहे, आप अपने दिमाग को डल कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को डम कर रहे हैं। एग्जाम में उन सब चीजों का सर एक एक चीज का हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए सर हम आज से कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से इन सब चीजों का ख्याल रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, और इसमें सबसे बड़ा रोल आपके पेरेंट्स का भी होगा, वो भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, वो भी इस चीज का ध्यान रखें और कोशिश करें जंक फूड अवॉइड करें। जितना हो सके आप अपना हेल्दी फूड लें, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम शुरू होने से पहले उसका इलाज कर लें, क्योंकि आप एक दिन 1 घंटा भी बर्बाद नहीं कर सकते किसी भी वजह से। सोचो वो तो और भी बुरा है भाई, एक बच्चा कह रहा है मुझे पढ़ना नहीं है, उसको टाइम बर्बाद होने का कोई लॉस, कोई बुराई नहीं लगती, उसको कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन एक बच्चा पढ़ना चाहता है, वो कह रहा है सर मैंने यही तो हैबिट बनाई है, मैंने यही तो हैबिट बनाई है सर, मैं कंसिस्टेंट रहा हूं सर, मैंने हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया है, मैंने दुनिया भर के मटेरियल्स को नहीं सर, मैंने गिनी चुनी एनसीईआरटी को और अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल को फोकस किया है सर, मैंने हर तरह से टाइम बाउंड प्रैक्टिस की है सर। लेकिन सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा एक दिन भी सिर्फ इस वजह से बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार हो रहा है, देखो इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते,
सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी मेरी गलती की वजह से मैं इस तरह से ना फंस जाऊं। कम से कम यह तो ध्यान रखा जा सकता। इसलिए मैं यहां पर आप लोगों से सिर्फ इतना कहने आया हूं कि ये वो कुछ कॉमन एरर्स हैं जो बच्चे करते हैं। अगर आप इन कॉमन एरर्स को अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। आप अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ पेपर देंगे और ऊपर वाले ने जितनी आपके लिए लिखा है आपको कम से कम उतना तो मिल ही जाएगा, उससे कम नहीं मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी तैयारी के बाद तो ऊपर वाला भी हमसे खुश होगा और वो यही कहेगा, यार ये बच्चा कितना सिंसियर था, कितना फोकस था, इस आदमी को यार छोड़ो, ये वाला रिजल्ट कैंसिल करो, इसको बढ़िया वाला रिजल्ट पकड़ा दो, क्योंकि ये रिजल्ट तुम ही डिजर्व करते हो। उन तमाम लोगों से जो कंसिस्टेंट नहीं थे, उन तमाम लोगों से जो 36 तरह के मटेरियल प्रैक्टिस करते थे, उन तमाम लोगों से जिन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, उन तमाम लोगों से जिसने एनसीईआरटी को बर्बाद, बेकार समझा, उन तमाम लोगों से आप कहीं बेहतर रिजल्ट डिजर्व करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यह बेईमानी ऊपर वाला आपके साथ तो नहीं कर सकता, आपको यह रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेरी इन बातों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम लोग अगर इनमें से कुछ फैक्टर्स को भी फॉलो कर सके तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर निकल के आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी इन बातों से कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। थैंक यू सो मच।